हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम नए टॉपिक की बात करेंगे फेज टू रिएक्शंस मेटाबॉलिज्म की। एक बार रिकॉल करवा देते हैं कि क्या हम लोग पढ़ रहे थे। तो हम लोग मेटाबॉलिज्म पढ़ रहे थे। मेटाबॉलिज्म में दो टाइप की रिएक्शन होती है, फेज वन फेज टू रिएक्शन। फेज वन रिएक्शन नॉन सिंथेटिक रिएक्शन होती है। फेज टू रिएक्शन जो होती है वो कॉन्जुगेशन रिएक्शन या सिंथेटिक रिएक्शन होती है। फेज वन रिएक्शन में हमने देखा था साइटोक्रोम P450 एंजाइम मोनोऑक्सीजनेसिस वर्क कर रहा था। एंजाइम साइटोक्रोम P450 के लिए मैंने लिंक डाल दी थी इसके पिछले वीडियो में कि वो कहां से देखना है। साइटोक्रोम P450 हमने क्या है एब्जॉर्प्शन के बाद जो है वो अपलोड कर दिया है पूरी एंजाइम्स के बारे में। अभी जो हम फेज टू रिएक्शन पढ़ रहे हैं। फेज वन रिएक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा था। फेज वन रिएक्शन में हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस और क्या पढ़ा था डिसाइक्लाइजेशन एंड साइक्लाइजेशन, ये पढ़ा था। फेज टू रिएक्शन मतलब कॉन्जुगेशन रिएक्शन, मतलब कुछ कॉन्जुगेट हो रहा है, कुछ जुड़ रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि आपका जो ड्रग है वो कैसे हो जा रहा है, हाइड्रोफिलिक हो जा रहा है। हाइड्रोफिलिक हो जा रहा है ताकि बाहर एक्सक्रीट हो जाए। कुछ ही दो जो है मेटाबोलाइट जो एक्टिव होते हैं, बाकी सब इनएक्टिव होते हैं इसमें मेटाबोलाइट, जैसे कि मॉर्फिन और एक और है मिनॉक्सिडिल। ये जो दो हैं ये एक्टिव होते हैं। इसके अलावा जो बाकी ड्रग हैं वो जो है वो आपके क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं बॉडी में और एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो हम इसको देखते हैं। कॉन्जुगेशन है ना, कॉन्जुगेशन रिएक्शन हो रहा है, मतलब कुछ जुड़ रहा है, कुछ मॉलिक्यूल जो है हमारे बॉडी के एंडोजीनियस सबस्ट्रेट जो है वो जाके इसमें जुड़ रहे हैं, है ना। इट इन्वॉल्व्स कॉन्जुगेशन ऑफ ड्रग और इट्स फर्स्ट फेज वन मेटाबोलाइट। क्या बोल रहा है, कॉन्जुगेशन करवाना किसका, या तो किसी ड्रग का कॉन्जुगेशन हो रहा है, जैसे कि मॉर्फिन डायरेक्ट आ रहा था तो पहले इसका ग्लूकोयूरिनाइडेशन हो रहा था, तब वो एक्टिव हो रहा था मॉर्फिन 6 ग्लूकोयूरिनाइड में। तो इट्स इन्वॉल्व्स कॉन्जुगेशन ऑफ ड्रग और इट्स फेज वन, या तो जो हमारी फेज वन रिएक्शन में जो मेटाबोलाइट होकर ड्रग आई है, जो मेटाबोलाइट निकल के आया है, उसका कॉन्जुगेशन किसके साथ, एंडोजीनियस सबस्ट्रेट के साथ। इट इन्वॉल्व्स कॉन्जुगेशन ऑफ ड्रग और इट्स फेज वन मेटाबोलाइट विद एंडोजीनियस सबस्ट्रेट। उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन रिएक्शन या फेज टू रिएक्शन या सिंथेटिक रिएक्शन। ये जो एंडोजीनियस सबस्ट्रेट है ये जनरली कार्बोहाइड्रेट से डिराइव होगा या अमीनो एसिड से डिराइव होगा। कैसे, कार्बोहाइड्रेट से या अमीनो एसिड से, टू फॉर्म पोलर हाईली ऑर्गेनिक एसिड। इससे क्या बन जाएगा, हाईली पोलर ऑर्गेनिक एसिड बन जाएगा, जो कि क्या होगा, एक्सक्रीट होगा हमारे यूरिन में, आर एक्सक्रीटेड, इजिली एक्सक्रीटेड इन यूरिन। अरे बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत यहां तक, कोई पिक्चर में कोई दिक्कत नहीं ना, सब समझ में आ रहा है। अब फेज टू रिएक्शन। फेज टू रिएक्शन कितने टाइप की होती है हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया, फिर से बोलते हैं। ग्लूकोयूरिनेडेशन, ग्लूकोयूरोनाइड कॉन्जुगेशन जिसको बोल रहे हैं। दूसरा एसिटाइलेशन, ठीक है, एसिटाइलेशन। तीसरा मिथिलेशन, मिथाइलेशन भी बोल देंगे। और सल्फेट कॉन्जुगेशन। अगला ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन। इसके बाद ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन। इसके बाद राइबोन्यूक्लियोटाइड या फिर न्यूक्लियोसाइड सिंथेसिस। ये जो है ये फेज टू रिएक्शन। अब ग्लूकोयूरिनाइड कॉन्जुगेशन जो है उसकी हम बात करते हैं। तो हम ग्लूकोयूरिनाइड कॉन्जुगेशन की बात करते हैं। पहली जो रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंथेटिक रिएक्शन है ये, कैरीड आउट बाय एंजाइम यूडीपी ग्लूकोयूरोनोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम, ठीक है, इस एंजाइम के थ्रू होता है। Compound or drugs containing OH, COH are easily conjugated with glucouronic acid is derived from glucose। सबसे पहले ये देखेंगे कि ये एंजाइम हमारी लगती है, समझ में आ रहा, यूडीपी ग्लूकोयूरोनोसिल ट्रांसफरेज जो एंजाइम है ये हमारे लिए इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है, यूजीटी जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। उसके बाद कंपाउंड और ड्रग कंटेनिंग OH, COOH, कोई भी कंपाउंड जो कंटेन करता है OH या COOH उसको आसानी से कंजुगेट कराया जा सकता है ग्लूकोयूरेनिक एसिड के साथ, जो कि एक डेरिवेटिव है किसका, ग्लूकोज का। अरे बात समझ आ रही, कोई दिक्कत, ठीक है। एग्जाम्पल कौन कौन से जो है, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, कौन कौन से ड्रग जो है वो ग्लूकोयूरेनाइड कॉन्जुगेशन के थ्रू मेटाबोलाइज होते हैं। वो है आपका एक क्लोराम्फेनिकोल, एक है एस्पिरिन, एक है पैरासीटामोल, एक है लोराज़ेपाम। अरे ध्यान रहेगा, क्लोराम्फेनिकोल, एस्पिरिन, पैरासीटामोल एंड लोराज़ेपाम, ठीक है। अब ये तो चलो ठीक है, मैंने क्या बोला, ग्लूकोयूरोनिक एसिड का डेरिवेटिव है ग्लूकोज का, ग्लूकोज से बना है। तो अरे देख लेते हैं, हमें एल्डोहेक्सो स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का देख लिया हमने, ये ग्लूकोज का। इसमें यहाँ पर CH2OH होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बायोकेमिस्ट्री में डिटेलिंग से समझेंगे कैसे ये स्ट्रक्चर है, कैसे साइक्लिक है, कैसे ओपन चेन स्ट्रक्चर। और अभी देख लिया ऐसा बनता है। इसमें ये 6 कार्बन, ये जो है 5 कार्बन कंटेनिंग, 1 2 3 4 5 6 कार्बन कंटेनिंग रिंग है, और ये ऑक्सीजन है, ये साइक्लिक बन गया। अब इसमें ये CH2OH लगा है यहाँ, ठीक है। बाकी तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड हाइड्रोजन लगा है, ठीक है।
नॉर्मल स्ट्रक्चर है। अब इसमें जो ये CH2OH है उसकी जगह अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है तब हम इसको बोल देते हैं ग्लूकोयूरानिक एसिड। क्या बोल देते हैं? ग्लूकोयूरानिक एसिड। तो इसलिए बोल रहा है कि ग्लूकोयूरानिक एसिड कहां से डिराइव हुआ? ग्लूकोज। अरे समझ आया? कोई दिक्कत? ठीक है। अब कौन कौन से कुछ एंडोजीनियस सबस्ट्रेट भी ग्लूकोयूरेनाइड कॉन्जुगेशन के थ्रू मेटाबोलाइज हो जाते हैं, जैसे कि बाइलिरुबिन, स्टेरॉयडल हार्मोन एंड थायरोक्सिन। Endogenous substrates like bilirubin, steroidal hormone and thyroxine are also excreted by metabolizing through glucouronide conjugation। अरे बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत नहीं। अब ये रिएक्शन एक बेसिक रिएक्शन कंसीडर करेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि ग्लूकोयूरिनेशन जो है वो क्या करता है। मेनली ये क्या करता है? इंक्रीजेस मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा देता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? विच लीड टू एक्सक्रीजन इन बाइल। बाइल में एक्सक्रीट हो जाता है ड्रग। बाइल मतलब बाइल कहां से सिक्रीट होता है? लिवर से। लिवर से सिक्रीट होने के बाद जो बाइल है, बाइल के साथ मिलके जो है ड्रग एक्सक्रीट हो जाता है। नोट, कुछ ग्लूकोयूरिनाइडेशन कंजुगेशन जो है आर हाइड्रोलाइज्ड बाय बैक्टीरिया, सो दे आर रिसाइकल्ड। एग्जांपल फिनोफ्थैलिन। फिनोफ्थैलिन और ऐसे कुछ ड्रग्स हैं, ये जो कोई मॉलिक्यूल है ये जुड़ता है, जैसे ये ग्लूकोयूरानिक एसिड है, ये जुड़ा किसी ड्रग के साथ, ठीक है। मान लेता हूं मैं कि ये ग्लूकोयूरानिक एसिड है और ये एक हमारा ड्रग है, दोनों जाके जुड़ गए। अब कोई बैक्टीरिया है जिसको हाइड्रोलाइज कर देता है और इस ड्रग को फिर से यूज में ले आता है बॉडी में, तो इसका तो एक्शन प्रोलॉन्ग हो गया ना। तो वही बताना चाह रहा है कि कुछ ग्लूकोयूरानाइड कॉन्जुगेट जो है वो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं बैक्टीरिया के थ्रू और फिर उसका प्रोलॉन्गेशन ऑफ एक्शन हो जाता है। अब हम एक बेसिक रिएक्शन ये कंसिडर कर लेते हैं, ये वाली पैरासिटामोल। हमने पिछले वीडियो में उसका स्ट्रक्चर देखा था, फिर से देख लेते। पैरा एसिटामिनोफेन है ना, पैरा एसिटामिनोफेन, ये पैरा एसिटामिनो है और ये फिनॉल है, ठीक है, पैरासिटामोल। अरे बात समझ आ रही है? और ये पैरासिटामोल जो है इसका ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ अगर हम करवाते हैं कॉन्जुगेशन, जो कि होता ही है बॉडी में पैरासिटामोल का, तो एंजाइम कौन सी लगती है? यूजीटीज। कौन सी लगती है? यूजीटीज, मतलब ग्लूकोयूरोनिल, कौन सी? ग्लूकोयूरोनोसिल ट्रांसफरेज लगती है, ठीक है। अब जब ये लगती है तो क्या होता है कि इस स्ट्रक्चर को आप मान के चलिए, आपको मैं बताता हूं, ऐसा उल्टा कर दीजिए। ये जो है ये बॉन्ड जाके कहाँ जुड़ जा रहा है? यहाँ जुड़ जा रहा है, जुड़ जा रहा है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका पैरासिटामोल ग्लूकोयूरिनाइड। ये जो है ये बॉडी में फिर बाइल में जाके एक्सक्रीट हो जाएगा। अरे बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत? तो अगला जो हम रिएक्शन एसिटाइलेशन की बात कर लेते हैं। कंपाउंड जिसमें भी अमीनो एसिड होगा या हाइड्रोजन होगा, NH2 आर कॉन्जुगेटेड विद एसिटिल कोएंजाइम। एसिटिल कोएंजाइम में बहुत बार हमने पढ़ा है ना, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। उसमें तो क्या बोल रहा है? वो कंपाउंड जिसके पास अमीनो एसिड हो या हाइड्रोजन हो, वो कॉन्जुगेट होता है किसके साथ? एसिटिल कोएंजाइम के साथ। एंजाइम कौन सी इन्वॉल्व होती है? एन एसिटिल ट्रांसफरेज। कौन सी? एन एसिटिल ट्रांसफरेज। रेट ऑफ एसिटाइलेशन किस पे डिपेंड करता है? तो जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म के कारण हमारे जो पॉपुलेशन है, जितने तरह के लोग हैं, दो टाइप के लोग पाए जाते हैं, स्लो एसिटाइलेटर्स या फास्ट एसिटाइलेटर्स, है ना। जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म मतलब हमारी बॉडी में वेरिएशन, उसके कारण दो टाइप के लोग पाए जाते हैं, स्लो एसिटाइलेटर्स या फास्ट एसिटाइलेटर्स। वो किस पे डिपेंड करता है? जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म पे। उस पर डिपेंड करता है कि कितनी तेज एसिटाइलेशन होगा, ठीक है। सल्फोना, एग्जांपल कौन कौन से ड्रग एसिटाइलेशन होता है? सल्फोनामाइड, पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड, हाइड्राजीन, आइसोनियाजिड, क्लोनाजेपाम एंड प्रोकेनामाइड। इतने जो ड्रग है ये एसिटाइलेशन होता है। तो अपन आइसोनियाजिड को कंसीडर करके, क्योंकि सिंपल स्ट्रक्चर है, उसको देख के अपन देख लेते हैं रिएक्शन। ये आइसोनियाजिड का स्ट्रक्चर है। आइसोनियाजिड का एसिटिल कोएंजाइम में लगा एन एसिटिल ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो ये बन गया एन एसिटिल आइसोनियाजिड। अरे क्या समझ आया बात? कहाँ क्या दिक्कत आई? कुछ समझ आया? ये एसिटिल कोएंजाइम से एसिटिल ग्रुप जुड़ गया ना, यही जो है ये एन एसिटिल आइसोनियाजिड बन गया आपका, ठीक है। ये एसिटाइलेशन रिएक्शन है। अब आ जाता है आपका मिथाइलेशन। मिथाइलेशन में क्या है? अमीन्स या फिर फिनोलिक कंपाउंड जो है वो मिथाइलेटेड हो जाते हैं। अमीन्स होगा या तो फिनोलिक कंपाउंड होगा, वो मिथाइलेटेड होगा, ठीक है। अब ये जो मिथिल डोनर्स है ये कौन कौन से? मतलब मीथेन कोई दे भी तो रहा होगा। मिथाइलेशन मतलब मीथेन देना। तो अमीन्स या फिनोलिक कंपाउंड में मिथिलेशन होता है, मीथेन कोई दे भी तो रहा होगा, वो है मिथियोनाइन एंड सिस्टीन, ठीक है। तो कौन कौन से ड्रग है जो कि इसके थ्रू होता है, मिथाइलेशन होता है?
तो मिथाइलेशन होता है आपका एड्रेनलिन का होता है, हिस्टामिन का होता है, निकोटिनिक एसिड का होता है, मिथिल डोपा का, कैप्टोप्रिल का एंड मरकेप्टोप्यूरिन का। ठीक है, इतना होता है। अब ये क्या है, ये थोड़ा सा माइनर पाथवे है तो ज्यादा डिटेलिंग नहीं ले रहे हैं। तो जैसे निकोटिनिक एसिड है, एन मिथिल ट्रांसफरेज, निकोटिनिक एसिड है ना ड्रग जो मिथिलेशन हो रहा है जिसका, उसका एन मिथिल ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये क्या बन जा रहा है, ट्रेगोनेलिन बन जा रहा है। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया। मतलब एक आपका अगर एग्जाम में है तो उसमें लिखने के हिसाब से, बाकी ऐसा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि आपको जरूरी ये याद करना है, पर सेमेस्टर एग्जाम में थोड़ा सा इफेक्ट अच्छा पड़ता है कि चलो रिएक्शन भी लिखा है ना। कोलॉजी में जनरली नहीं भी लिखो चलेगा, पर जैसे बायोफार्मास्यूटिक्स है या फिर ऐसा होता है कि यूजुअली जो है आपका अगर रिएक्शन लिखते तो इफेक्ट पड़ता है वही। तो सल्फेट कॉन्जुगेशन में क्या बोल रहा है कि फिनोलिक कंपाउंड हो या स्टेरॉइड कंपाउंड हो, सल्फेटेड बाय सल्फोट्रांसफरेज, जिसको SULTs भी बोल रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से ड्रग है जो सल्फेट कॉन्जुगेशन के थ्रू ऐसा वो होते हैं, क्लोरामफेनिकोल होता है, एक होता है मिथिल डोपा, एक होता है एड्रेनलिन और सेक्स स्टेरॉइड। एड्रेनलिन के स्टेरॉइड्स या फिर सेक्स के स्टेरॉइड्स जो है वो, या फिर क्लोरामफेनिकोल या मिथिल डोपा, इतने जो ड्रग्स हैं ये सल्फेट कॉन्जुगेशन होता है। क्लोरामफेनिकोल का ग्लूकोयूरेनाइड कॉन्जुगेशन भी हो रहा था, अपन ने देखा था, है ना। तो अब हम क्या ले लेते हैं, हमको ये एक नॉर्मल पैरासीटामोल का भी होता है, क्या पैरासीटामोल का भी होता है। ठीक है, पैरासीटामोल जो है ना मल्टीपल पाथवे से वो मेटाबॉलिज्म होता है उसका, तो सल्फेट कॉन्जुगेशन भी होता है। हमने पैरासीटामोल का एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, ये पैरासीटामोल का ही हमने एग्जांपल दिया हुआ है। सल्फोट्रांसफरेज की प्रेजेंस में ये क्या हो जाएगा, पैरासीटामोल सल्फेट हो जाएगा। ये देखिए, ये सल्फेट ग्रुप जुड़ गया, दिख रहा है S डबल बॉन्ड OH, H2SO4 का सल्फेट ग्रुप जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया। ये जो है आपका ये क्या है, पैरासीटामोल सल्फेट हो गया। ठीक है, अब अगला आ जाता है आपका ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन क्या बोल रहा है, इट इन्वॉल्व्स इन किसमें, सेलिसिलेट्स में या फिर कोई भी कंपाउंड जो कि COOH होता है। इनकी रिएक्शन इसलिए नहीं ली क्योंकि ये माइनर पाथवे हैं और जनरली ये ऐसा नहीं कि हार्ड ड्रग में ये यूज आए, तो इसलिए इसकी रिएक्शंस नहीं दी है। इसमें क्या होता है, ग्लाइसिन से कॉन्जुगेशन होता है, कॉन्जुगेटेड बाय ग्लाइसिन। लेकिन ये क्या, नॉट अ मेजर पाथवे नहीं है। पर अभी आप ऑक्सीडेशन में अगर जाओगे तो पैरासीटामोल का जो मैंने एग्जांपल रिएक्शन दिया था वहां पर मैंने डिस्कशन किया हुआ है कि जब पैरासीटामोल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है तो NaPQI बन जाता है। NaPQI बनने के बाद उसको क्या होता है कि जो ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन के साथ जो है नहीं, अच्छा वो ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन की बात थी, ये सिर्फ ये जो है सैलिसिलेट एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की बात है। ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन क्या है, ये जो है ये मरकेप्ट्यूरेट बनाता है। ठीक है, मरकेप्ट्यूरेट, इट यूजुअली फॉर्म मरकेप्ट्यूरेट। ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन जो है वो मरकेप्ट्यूरेट बनाता है। ये भी माइनर पाथवे ये दोनों। ठीक है ना, तो इट इज यूजुअली इन्वॉल्व इन इनएक्टिवेशन, जो हाईली अनस्टेबल इपॉक्साइड या क्विनोन बन जाते हैं ना, वही पैरासीटामोल वाला। ऑक्सीडेशन में जब आप जाओगे पैरासीटामोल वाला एग्जांपल देखोगे तो वहां मैंने डिस्कशन किया है कि वहां पे NaPQI इपॉक्साइड बन जाता है। तो वो जो है वो मतलब क्या बन जाता है, एन एसिटिल बेंजोक्विनोन इमीन बन जाता है। ठीक है, तो एन एसिटिल बेंजोक्विनोन P इमीन जो बनता है वो पैरासीटामोल का अनस्टेबल और टॉक्सिक कंपाउंड होता है। और वो जो है वो ग्लूटाथियोन जब जितना प्रेजेंट होगा बॉडी में तो ग्लूटाथियोन उसके साथ कॉन्जुगेट करके एक्सक्रीट करा देता है। लेकिन अगर ग्लूटाथियोन की शॉर्टेज हो जाती है तो क्या हो जाता है कि फिर वो जो है NaPQI बॉडी में एक्यूमुलेट होता है, हिपैटोटॉक्सिसिटी करता है, जिस कारण से हेपेटिक सेल्स का डैमेज करता है। तो ये ग्लूटाथियोन सेल हो गया। ठीक है, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन, ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन। अब राइबोन्यूक्लियोटाइड या राइबोन्यूक्लियोसाइड सिंथेसिस, ये बिल्कुल ही माइनर पाथवे, माइनर से भी माइनर है। ये जनरली कैंसर कीमोथेरेपी जब होती है तो उसके जो प्यूरिन्स या फिर पायरिमिडीन्स जो है, जो एंटी मेटाबोलाइट कैटेगरी की ड्रग जो होती है कैंसर कीमोथेरेपी में, उसको एक्टिवेशन करने के लिए ये काम आते हैं, राइबोन्यूक्लियोटाइड या राइबोन्यूक्लियोसाइड सिंथेसिस। ठीक है, तो मेन हमारा था ग्लूकोयूरेनाइड कॉन्जुगेशन, एसिटाइलेशन को डिस्कस करना, मिथाइलेशन को सल्फेट कॉन्जुगेशन तक डिस्कस करना। फिर उसके बाद ये जो है इसको ऐसे पढ़ना है, अपन को एग्जाम्पल याद रखना है बस। बाकी कुछ ऐसा मतलब इसमें इसलिए मैंने रिएक्शंस नहीं दी क्योंकि क्या है कि ये मेजर पाथवे भी नहीं है और इतना रिएक्शंस कैसे याद रखेंगे, तो उसके लिए मैंने इतना जितना हो सकता था उतना किया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।